Hello everyone, good evening. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 28 राजनीतिक भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। राजनीतिक भूगोल को किसकी शाखा माना जाता है? तो राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल की शाखा माना जाता है। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी और राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। उपर्युक्त परिभाषा दी है कार्लसन की। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। उपर्युक्त परिभाषा दी है कार्लसन ने। राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु है राज्य का स्वरूप, राजनीतिक संरचना ए बी दोनों है। राजनीतिक भूगोल की अभिनव प्रवृत्ति है राज्य का जैविक इकाई के रूप में अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैवीय विचारधारा का प्रतिपादन किया है जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैवीय विचारधारा का प्रतिपादन किया है जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक भूगोल का जनक रैटजेल कहा जाता है। जैविक राज्य संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो जैविक राज्य संकल्पना का प्रतिपादन रैटजेल ने किया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? तो आई ओमैन का नहीं है। किसका है? तो जैसे रैटजेल का है, जॉनस्टन का है, मैकेंडर का, ये सभी राजनीतिक भूगोल से संबंधित हैं। राज्य के लेबंसराम का प्रयोग किया था रैटजेल ने। राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्न में से किसके संदर्भ में पाया जाता है? तो कह रहे सभी लोग, राज्य क्षेत्र, पारस्परिक संबंध, ये सभी। वर्तमान वैश्वीकरण में कौन सी भू राजनीतिक समस्या देखने को मिलती है? तो प्रवसन, आंतरिक गतिविधियाँ, ए बी दोनों हैं। वर्तमान वैश्वीकरण में कौन सी भू राजनीतिक के संदर्भ में अध्ययन आवश्यक हो गया? तो कह रहे कि वर्तमान वैश्वीकरण में कौन सी भू राजनीतिक समस्या देखने को मिलती है? तो प्रवसन, आंतरिक गतिविधियां दोनों की। भूमंडलीकरण के दौर में भू राजनीति के संदर्भ में किसका अध्ययन आवश्यक हो गया है? तो शरणार्थी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रसिद्ध विद्वान भूगोलवेत्ता ने विश्व में शक्ति स्थापित करने के लिए सामुद्रिक शक्ति को महत्वपूर्ण कारक माना है? तो महान ने। अलेक्जेंडर डी सेवेरस्काई ने भी भू राजनीति के क्षेत्र में महत्व को उजागर किया था। तो वायु के महत्व को उजागर किया था। सीमाओं पर सर्वप्रथम अध्ययन कार्य किसने किया था? तो सीमाओं पर सर्वप्रथम अध्ययन रैटजेल ने किया था। निम्न में से किस विद्वान ने अमेरिकी सीमा विवाद पर अपना विचार दिया था? तो ईसा बोमेन ने अमेरिकी सीमा विवाद पर अपना विचार दिया था ईसा बोमेन ने। कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पर लेख लिखने वाले निम्न में से कौन प्रमुख भूगोलवेत्ता है? तो बी ई थॉमस ने। कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पर लेख लिखने वाले कौन प्रमुख भूगोलवेत्ता है? तो बी ई थॉमस। सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाउसहोफर ने। सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन हाउसहोफर ने किया था। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हार्टसोन ने। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम हार्टसोन ने प्रस्तुत किया। राजनीतिक सीमाएं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीतिक सीमाएं नामक पुस्तक होल्डिच ने लिखा है। राजनीतिक सीमांत एवं सीमा की रचना कृति किसकी है? तो टी.एच. होल्डियर का। राजनीतिक सीमांत एवं सीमा की रचना कृति किसकी है? तो टी.एच. होल्डियर का। सीमा विकास की प्रथम अवस्था कौन है? तो निश्चय। निम्न में से कौन सीमाओं की प्रकृति है? तो राज्यों के क्षेत्र प्रसार व संकुचन के समय सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। कह रहे उपरोक्त सभी है। कौन सी सीमा की प्रकृति है? तो कह रहे सभी है। जैसे सीमाएं सामान्यतः मानवकृत होती है,
सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन व वैचारिक प्रवाह में बाधक होती है। राज्यों के क्षेत्र प्रसार व संकुचन के समय सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कनाडा अमेरिका की सीमा किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती सीमाएं का उदाहरण है। कनाडा अमेरिका की सीमा पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है। भारत पाक व भारत बांग्लादेश सीमाएं उदाहरण है अनुवर्ती सीमा की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्बर्ट झील किसके मध्य सीमा बनाती है? तो अल्बर्ट झील युगांडा व जायरे के बीच सीमा बनाती है। अल्बर्ट झील युगांडा व जायरे के मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाइसंस क्या उत्तरी अक्षांश सीमा का निर्धारण करता है? मिस्र व सूडान में क्या है? मिस्र व सूडान। अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण होता है 141 अंश पश्चिमी देशांतर। 141 अंश पश्चिमी देशांतर। सीमा कार्य व्यक्ति तथा वस्तुओं के संचरण से संबंधित होते हैं। ये समय के बाद परिवर्तित होते रहते हैं। विचार प्रोफेसर बोग्स का है। सीमाओं के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे इनमें से कोई नहीं है जो कि ये सीमाओं के कार्य में कौन सा नहीं है। सीमाओं के कार्यों में कौन सा नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वे सीमाएं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के पूर्व ही हो चुका था क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती सीमाएं। वे सीमाएं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के पूर्व ही हो चुका है कहलाती है पूर्ववर्ती सीमाएं। सीमांत का अर्थ होता है अग्रभाग। सीमांत का अर्थ होता है अग्रभाग। सीमांतों की प्रकृति में कौन सम्मिलित नहीं है? सीमांतों की प्रकृति में राज्यों के प्रसार व संकुचन के साथ सीमांत में परिवर्तन होता है। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं पूर्ववर्ती सीमाएं। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं पूर्ववर्ती सीमाएं। सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सीमांत एक रेखा होती है, यही विशेषता नहीं होती है। सीमांत मंडल या जोन है। सीमांत बाह्यमुखी होता है। प्रारंभिक जनजाति समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः किसी व्यक्ति की भूमि नहीं कहलाता था। सीमांत व सीमाओं के भेद है उपरोक्त सभी। सीमांत वाहुन्मुख व सीमा अंतरोन्मुख है। सीमांत अपकेंद्री बल तथा सीमाएं अवकेंद्री बल उत्पन्न करती है। सीमांत अपकेंद्री बल और सीमाएं अविकेंद्री बल उत्पन्न करते हैं। सीमांत स्थानांतरणशील नहीं होते हैं जबकि सीमाएं परिवर्तित होती हैं। तो एक बार फिर से देख लें, सीमांत और सीमा का अंतर क्या है? सीमांत वाहुन्मुखी और सीमा अंतरोन्मुखी होती है। सीमांत अपकेंद्री बल होता है। सीमाएं अविकेंद्री बल उत्पन्न करती है। सीमांत स्थानांतरणशील नहीं होते हैं जबकि सीमाएं परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैकेंडर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है? तो हृदय स्थल सिद्धांत। मैकेंडर ने अपने हृदय स्थल परिकल्पना में हृदय क्षेत्र को दर्शाने के लिए किस मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग किया है? तो मार्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इतिहास की भौगोलिक दूरी नामक लेख किसका है? तो मैकेंडर का। इतिहास की भौगोलिक दूरी नामक लेख मैकेंडर का है। निम्नलिखित में से कौन मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना में आंतरिक सीमांतीय अर्धचंद्राकार क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का। कौन मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना में आंतरिक सीमांतीय अर्धचंद्राकार क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। बेसिन मैकेंडर ने हृदय स्थल के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में विकसित होने की संभावना के रूप में शामिल मध्य स्थल किसे माना है? तो पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को। मैकेंडर के हृदय स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संसाधनों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है। मैकेंडर के हृदय स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये संसाधनों के दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है, यही जो है कथन सही नहीं है।
यह विषम जलवायु परिस्थितियों में स्थित है। ये एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र है, एक प्रजाति भिन्नता वाला क्षेत्र है। तो मैकिन्डर के हृदय स्थल के संबंध में सभी कथन सही है, लेकिन 42 का ए नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस विद्वान ने वायु शक्ति को भू राजनीति में सर्वप्रथम माना? तो सेवेरस्की ने। कौन सी पुस्तक मैकिन्डर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कह रहे कि नया संसार, जो लिखा गया है ब्रिटेन तथा ब्रिटिश सागर, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। तो 44 का डी सही नहीं है। 45 का है, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व को नियंत्रित करता है। यह कथन मैकिन्डर का है। मैकिन्डर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को नाम दिया था बाहरी अर्धचंद्र। हार्टलैंड का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हार्टलैंड सिद्धांत धारा शक्ति एवं समुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष को व्याख्या करता है। मैकिन्डर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो बाहरी परत में। हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण H.J. मैकिन्डर ने किया था। मैकिन्डर ने अपनी हार्टलैंड थ्योरी किस पुस्तक में प्रकाशित की थी? तो लोकतांत्रिक आदर्श एवं दिखाई नहीं दे रहा तो उसको देख लीजिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अमेरिका के घेरने की नीति को सबसे ज़्यादा किस विचारक की विचारधारा ने प्रभावित किया था? तो स्पाइकमैन ने। अमेरिका की घेरने की नीति को सबसे ज़्यादा स्पाइकमैन विचारक की विचारधारा ने प्रभावित किया थे। रिमलैंड संकल्पना का प्रतिपादन स्पाइकमैन ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति किसकी सामरिक संकल्पना के अनुरूप थी? तो स्पाइकमैन। जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वो यूरेशिया पर शासन करता है। जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। यह विचार स्पाइकमैन का है। भूगोल व विदेश नीति नामक पुस्तक के लेखक हैं स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? तो शांति का भूगोल। वायु शक्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सेवेरस्की ने। किसने संघवाद को संवैधानिक समझौते के रूप में स्वीकार किया था? तो रीकर ने। संघवाद को संवैधानिक समझौते के रूप में स्वीकार किया था तो रीकर ने। संघवाद कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो संघवाद स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ था। 1291 में बनने वाले संघ में निम्न में से कौन सा देश या क्षेत्र शामिल था? तो ये सभी है फॉरेस्ट, कैंटीन, उरी, सेयाबीन, बीना और अवाल्डेन। ये सभी जो है कि 60 का डी है। 61 के वर्तमान में विद्यमान संघीय स्वरूप की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। वर्तमान में विद्यमान संघीय स्वरूप की स्थापना सर्वप्रथम 1848 में हुई थी। भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था में कौन सी महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय स्थापित है? तो उपरोक्त सभी। प्रादेशिक विशिष्टता का अस्तित्व, ऐतिहासिक एकता, सांस्कृतिक साम्यता का अस्तित्व, उपरोक्त सभी। निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन को सिगफ्रीड ने विकसित किया था। निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन को सिगफ्रीड ने विकसित किया। ब्रिटिश निर्वाचनों पर भौगोलिक प्रभाव नामक पुस्तक क्रेबिल ने लिखी है। भूगोल व जेरी मांडर नामक लेखक किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल सावर ने। भूगोल व जेरी मांडर नामक लेख किसने प्रस्तुत किया? कार्ल सावर ने। संयुक्त राज्य में मतदान व्यवहार पर लेख प्रकाशित किया था डेन ने। न्यूफाउंडलैंड जनमत संग्रह के भौगोलिक पक्ष विशेष पर लेख लिखा था B.K. डीन ने। भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत किसने की थी? तो अमानी ने की थी। भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत अमानी ने की थी। हरियाणा के निर्वाचन का भौगोलिक अध्ययन पर कार्य किया था J. अमानी ने। किसने कहा कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है? तो जेम्स प्रीटर है। भू राजनीति में प्राकृतिक वातावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा? तो हासोफर ने। भू राजनीति में प्राकृतिक वातावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, हासोफर ने कहा है। पश्चिमी देशों का संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने का उद्देश्य क्या था?
उपरोक्त सभी संसाधनों तक आसानी से पहुंच, तेल भंडार तथा खनिज संसाधनों पर नियंत्रण, खनिजों पर व्यावसायिक आधिपत्य उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से भू राजनीति की अवधारणा रैटजेल ने दी थी। भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेलेन ने दिया था। जियो पॉलिटिक्स संकल्पना से संबंधित है, तो कह रहे इसमें से कोई संबंधित नहीं है। जलवायु पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में जो है कि जलवायु पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। रियो सम्मेलन 1992 में कौन से मुद्दे निर्धारित किए गए थे? तो ये सभी है, वन संरक्षण, भूमंडलीय तापन, जैव विविधता, ये सभी है। रियो सम्मेलन 1992 में कौन से मुद्दे निर्धारित किए गए थे? तो वन संरक्षण, भूमंडलीय तापन, जैव विविधता, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि बाध्यकारी समझौता था? तो क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यकारी समझौता था। क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 में कौन सी गैस शामिल नहीं किया गया था? तो हीलियम को नहीं शामिल किया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो डरबन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। किस सम्मेलन में यह सहमति बनी कि क्योटो प्रोटोकॉल एकमात्र मौजूदा और बाध्यकारी करार है? तो दोहा सम्मेलन। किस सम्मेलन में ग्रीन इकोनॉमी को अधिक महत्व दिया गया था? तो रियो सम्मेलन +20 में ग्रीन इकोनॉमी को अधिक महत्व दिया गया था। वार्सा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का कौन सा सम्मेलन था? तो 19वां सम्मेलन था। पेरिस सम्मेलन के तहत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को कितनी डिग्री तक कम करना है? तो 2 अंश सेल्सियस तक। पेरिस सम्मेलन के तहत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 अंश सेल्सियस डिग्री तक कम करना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी दल IPCC ने अपनी 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2014 में। वाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र की अवधारणा विकसित की थी? तो ईरान व इंडोनेशिया, ये भी दोनों हैं। वर्तमान में हिंद महासागर का भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व क्या है? तो समुद्री परिवहन, व्यापारिक मार्ग, आर्थिक और सैन्य आधार, ये सभी है। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1985 में। भारत में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कौन सार्क का सदस्य है? तो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी है। प्रथम सार्क सम्मेलन 1985 का आयोजन भारत में हुआ था। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। आसियान में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 10 है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। आसियान में शामिल नहीं था ऑस्ट्रेलिया, शामिल नहीं है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। और कौन ओपेक का सदस्य है? तो कह रहे ये सभी इराक, ईरान, कुवैत सभी है। ओपेक का मुख्य रूप से संबंधित है में पेट्रोलियम और गैस से। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993 में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। जर्मन भू राजनीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहे कि 104 का डी, उपरोक्त सभी कथन असत्य है, तो इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा कथन असत्य? तो कह रहे हैं सी कथन असत्य। जो सत्य उसे देखते हैं। सीमाएं अंतर्मुखी होती हैं जबकि सीमांत बहिर्मुखी होते हैं। सीमाएं रेखीय जबकि सीमांत क्षेत्रीय होते हैं। अविकेंद्रीय शक्तियों के घोतक हैं। सीमाएं परिवर्तनशील है जबकि सीमांत अस्थायी होते। तो 105 का सी सही नहीं और बाकी सभी सही हैं। 106 को मिलान करने के लिए दिया है। एच होल्डिच ने राजनीतिक सीमांत और सीमा की रचना ने पुस्तक लिखी थी। नफीस अहमद ने भारत पाक सीमा विवाद पुस्तक लिखी थी। भारत पाक सीमा विवाद नफीस अहमद ने। किर्क जो था वो भारत चीन सीमांत विवाद, और मिन्धी जो था राजनीतिक भूगोल में सीमा अध्ययन पे लिखा था। 107 का है कि राज्य के तत्व हैं
कौन से? तो कह रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक संगठन, अस्थायी जनसंख्या। 107 का बी है। 108 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल पहला, जेलिन के अनुसार राज्य रूपी जीव का शरीर है क्षेत्र। राज्य रूपी जीव का शरीर है क्षेत्र। और देखिए, लेमन्स राम संकल्पना का प्रतिपादन रेटजेल ने किया था, इसलिए दूसरा गलत है, ये पहला सही है। 109 का फिर मैच करने के लिए दिया है, मैकिंडर ने लिखा है इतिहास की भौगोलिक धुरी, स्पाइकमैन का है शांति का भूगोल, सिवेरस्की का है वायुशक्ति द्वारा विजय, महान का है नेल्सन का जीवन। तो इसलिए 109 का बी सही है। 110 में है, कौन सा कथन सही नहीं है? 110 का डी, तीसरा और चौथा सही नहीं है। तो जो सही उसे देखते हैं, सीमाओं पर कार्य रेटजेल ने किया है, पहला सही। दूसरा है सीमाएं मानव निर्मित होती हैं, तो दूसरा सही, पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत है। 111 का फिर मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका सी सही है। जेलिन ने भू राजनीति लिखा है, रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल ने लिखा है, मैकिंडर ने स्थल सिद्धांत, महान ने समुद्र शक्ति। तो 111 का सी। 112 के सीमांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका डी कथन सही है। पहला, सीमांत प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संक्रमण प्रदेश हैं। सीमांत अपकेंद्री बल का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीमांत क्षेत्रात्मक इकाइयां हैं, इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसलिए 102 का डी सही, 1, 2, 3। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। मैकिंडर हृदय स्थल सिद्धांत, स्पाइकमैन रिमलैंड, रेटजेल का जो है लेवेंस राम है, महान का समूह शक्ति की प्रमुखता है। तो इस प्रकार से इसका ए सही है। 114 में पुनः मैच करना है, हार्टलैंड का क्या है? 4 का ए है, मैकिंडर है। मैकिंडर का जो है कि हार्टलैंड है। 3 का बी है, तो रिमलैंड स्पाइकमैन का है। 1 का सी है। और राज्यों का वर्गीकरण जो है वान वाल्केनबर्ग का है। और 2 का डी है, तो राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत रेटजेल का है। तो इस प्रकार से 114 का ए सही है। 115 का सीमाएं होती है एक ऊर्ध्वाधर तल, सांस्कृतिक वैचारिक प्रवाह में बाधा और परिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार 115 का सी सही है। 116 मैच करने के लिए दिया है कि इसमें सार्क में सदस्य देश की संख्या 8 है और ओपेक में कितना है? तो वो बता रहे 14 है। ईयू में है कितना? ईयू में तो 28 है, आसियान में 10 है। तो 116 का डी सही है। सार्क में 8, ओपेक में 14, ईयू में 28, आसियान में जो है कि 10 है। 117 के सीमाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि पहला दूसरा, सीमाएं अभिकेंद्री बल के प्रतिनिधि हैं और सीमाएं पड़ोसी देशों के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमा का निर्धारण करती है। तो पहला दूसरा सही, 117 का ए। 118 में फिर ए है कि ओपेक जो है कि ईरान और आसियान वियतनाम, सार्क भारत, यू नीदरलैंड। 118 का ए है। वो 119 में कह रहे कौन सुमेलित युग्म है? तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा और फ्रांस जर्मनी मैगिनाट सीमा, भारत चीन मैकमोहन सीमा। तो जो है कि 1, 3, 4 सही। 119 का जो है कि सी सही है। मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित विश्व द्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड सम्मिलित थे? तो कह रहा है कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका सम्मिलित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 121 का सी है, पहला दूसरा। हृदय स्थल सिद्धांत खंडन स्पाइकमैन ने किया था। राजनीतिक भूगोल में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना का प्रतिपादन मैकिंडर ने किया था। स्पाइकमैन के उपांत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र थे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, प्रायः संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप और चीन। 122 का डी सही है। 123 का है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा। सिवेरस्की ने वायु शक्ति को महत्व दिया। स्पाइकमैन ने अपना सिद्धांत शांति का भूगोल नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। महान ने भी हृदय शक्ति को महत्व दिया। तो इस प्रकार 2, 3, 4 सही है।
सही कथन चयन कीजिए, कौन सा सही है। तो पहला और चौथा। ओपेक में 14 देश सम्मिलित हैं और आसियान का मुख्यालय जाकर्ता है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क में 8 सदस्य देश है और आसियान में 10 है। ओपेक में 14 देश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं कि ए 1, 2, 3 राजनीतिक भूगोल एक स्वतंत्र उपशाखा है। रेड जेल का राजनीतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान है। लेबेंसराम की संकल्पना इससे संबंधित हो। तो इस प्रकार 1, 2, 3 सही है। फिर इसके बाद कथन और कारण दिया हुआ है। तो ये है कि राजनीतिक भूगोल का विकास जर्मन में हुआ। रेड जेल ने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 127 है कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। और 128 का है तो कह रहे हैं कि इसमें ए गलत है, आर सही है। तो आर सही को देखते हैं। रेड जेल ने राज्य विकास के 7 नियम बताए थे। 129 का है कि इसमें भी सी सही है, अर्थात ए सही, आर गलत है। तो इसमें ए सही देख लेते हैं। सीमाओं पर सर्वप्रथम लेखन कार्य रेड जेल ने किया था। तो 129 का ये सही है, आर गलत है। 130 का भी कह रहे कि ये सही है, आर गलत है। सीमांत एक अर्थ अग्रभाग होता है। और 131 का जो है कि सी सही है, अर्थात ए सही, आर गलत है। ए को देख लेते हैं। मैकिंडर का केंद्र स्थल हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल सूत्र देता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है। जो केंद्र स्थल पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व द्वीप पर होता है। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व पर होता है। तो इस प्रकार 31 का ए सही, आर गलत है। 132 का है कि रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पाइकमैन ने किया था। यह सिद्धांत संति के भूगोल नामक पुस्तक में है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। 133 है कि रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पाइकमैन ने किया था। यह सिद्धांत शांति का भूगोल नामक पुस्तक में है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। 133 का है कि महान, इसमें जो है कि आर सही है। तो वही देख लेते हैं। सेवेरस्की ने वायु शक्ति महत्व दिया। 134 का है कि इसमें कह रहे हैं ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही व्याख्या करता है। तो 134 का बी, तो ए आर दोनों सही है। तो ये फिर से देख लेते हैं। संघवाद की शुरुआत स्विट्जरलैंड में हुई। भारत में केंद्रीय संघवाद को अपनाया गया। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 135 के निर्वाचन भूगोल मानव भूगोल की नवीन शाखा है। इसका इतिहास 1 शताब्दी पुराना है। तो इसलिए ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या। 136 का है कि निर्वाचन भूगोल में सिगफ्रीड का महत्वपूर्ण योगदान है। सिगफ्रीड ने ब्रिटिश निर्वाचनों पर भौगोलिक प्रभाव पुस्तक लिखी। तो इसमें ये सही, आर गलत है। निर्वाचन भूगोल में सिगफ्रीड का महत्वपूर्ण योगदान है। 137 है कि सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश है। तो ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। भारत सार्क का सदस्य है, ये सही है, लेकिन आर गलत है। तो इसलिए 138 का ये है। 139 के कह रहे हैं कि इसमें आर सही है, ये गलत है। वर्तमान में आसियान में 10 देश है। तो इस जो है कि 139 का आर सही है, ये गलत है। फिर विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को देख लेती हूँ कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है। तो JRB प्रेस्कॉट ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है। JRB प्रेस्कॉट ने। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई। तो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। भू राजनीति जो पॉलिटिक्स पद किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो क्लेजेन के द्वारा। भू राजनीति पद किसके द्वारा सृजित किया गया था। क्लेजेन के द्वारा। राज्य निर्माण जो सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो रेड जेल के द्वारा। किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का संबंध विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है। तो कार्ल हासहोफर के। किस पुस्तक कृति में मैकिंडर ने वर्ष 1919 में अपने सिद्धांत पॉइंट एरिया का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। तो 106 का बी है।
पुस्तक ज्योग्राफी या पीस किसकी रचना है? तो स्पाइकमैन का है। निम्नलिखित में से किसके प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल विषय में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई है? तो पॉलिटिस्चे ज्योग्राफिक। तो 8 का बी सही है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो मैकिंडर ने। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विद्वान ने वर्ष 1949 में अपेक्षाकृत अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल का अपील की थी? तो R.H. क्या है फीफील्ड ने। 11 क्या है कि वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफिक नामक पुस्तक की रचना किया था J.K. राइट ने है। विश्व राजनीतिक भूगोल का J.K. राइट ने रचना की थी। 12 क्या है कि किसने राजनीतिक भूगोल और विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया था? तो कार्ल हाउसहोफर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना प्रतिपादित की थी? तो स्पाइकमैन ने। किस वर्ष मैकिंडर ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप पुनः निर्धारित किया था? तो 1919। निम्नलिखित में से कौन पोलर जो पॉलिटिक्स के लेखक है? तो रिचर्ड पावेल। जो रिचर्ड पावेल है पोलर जो पॉलिटिक्स के लेखक हैं। 16 की महासागर शक्ति पर आधारित भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो A.T. महान ने प्रतिपादित की थी। H.J. मैकिंडर लंदन विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विषय के प्रोफेसर थे? तो भूगोल के। H.J. मैकिंडर लंदन में विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। भारतीय लोगों द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन एकल अधिमानी बैलेट द्वारा होता है। नीचे कथन दिया AR तो कह रहे कि ये जो है कि इसमें AR दोनों से AR का सही व्याख्या है। हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो इसमें AR दोनों से AR का सही व्याख्या है। 20 का कि राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? तो वास स्थल से। कौन सा कारक भारत के वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है? तो विकास भारत के वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है। किसने मैकिंडर के भू राजनीतिक हार्टलैंड सिद्धांत को मुख्य रूप से कमजोर किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का बढ़ना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का बढ़ना। किसी राज्य और राष्ट्र में प्राथमिक विभिन्नता यह है कि राज्य एक राजनीतिक सार है जबकि राष्ट्र एक मानव समूह है। जो पूर्व यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को वश में रखता है। यह कथन मैकिंडर का है। भारतीय संघवाद की निम्नलिखित में मुख्य विशेषताओं से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? तो इसका 25 का C सही है। इसमें जो है उसका देखते हैं। विशाल क्षेत्राकार, भौतिक तथा सांस्कृतिक विविधताएं, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। तो 25 का C सही नहीं है। 26 है निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस संकल्पना का उपयोग करते हैं? तो दूर संविभाजन पर। तो 26 का B है। 27 का भौगोल अध्ययनों में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है। जीवन की गुणवत्ता। तो इस प्रकार से आप सभी 1-2 बार रिवीजन करिए, याद हो जाएगा। रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। धन्यवाद।